हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन आई नर्सिंग क्लासेज। मैं एमएल सैनी आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे नोटसेट 2020 का मेमोरी बेस्ड सॉल्व्ड पेपर है। दोस्तों, ये पेपर आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली नोटसेट 2021 की वैकेंसी चल रही है, जिसका आने वाले अगले मंथ में एग्ज़ाम भी होने वाला है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नोटसेट 2020 का जितना भी ये पेपर हमने कलेक्ट किया है, चाहे इसमें 100 क्वेश्चन हो, चाहे 80 क्वेश्चन हो, चाहे इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि नोटसेट 2021 का पेपर कैसा होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो आधा घंटा निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि इससे आपको नोटसेट 2021 के पेपर पैटर्न का पता लग जाएगा। कितने एमसीक्यूज है जो इमेज बेस के आएंगे, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चनों का क्या स्टैंडर्ड रहेगा, वन लाइनर आएंगे या मेमोरी बेस्ड, सॉरी प्रायोरिटी बेस्ड या फिर एनक्लेक्स बेस्ड, वो सब इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात, ये पेपर मैंने हमारी जो अभी गाइड लॉन्च हुई है मिशन ओल्ड पेपर्स, उसी में से लिया हुआ है। उसमें पूरे एम्स के सॉलिड पेपर है। अदर ESIC, RRB, DSSC, PGI, जिपमर सब सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के 120 प्लस पेपर है। तो वो गाइड भी आप अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो, अभी भी आपके पास समय है। और एटलीस्ट एम्स के पुराने पेपर तो आपको सॉल्व करनी है, ताकि आपका स्कोर इतना अच्छा हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और आगे अपन डिस्कशन करेंगे बुक्स गाइड के बारे में। अभी शुरुआत करते हैं अपन इस वीडियो की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सबसे पहले नोटसेट 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर है। देखिए, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, या कुछ क्वेश्चंस है जो इसमें लेफ्ट भी हुए, कुछ अदर भी ऐड हो सकते हैं। इसलिए इसका दावा नहीं करते कि सब क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। हमारी टीम ने सोशल मीडिया से मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठे करके बनाए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लुक ऑन द फॉलोइंग, डिनोट इमेज एंड आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ द प्रेशर सोर्स। देखिए, प्रेशर सोर्स की ग्रेड आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको इमेज दी जाएगी, तो उसकी इमेज क्लियर होगी आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। यहाँ पर देखिए, मैं भी यहाँ पर देखो, बोन विजिबल है, सबक्यूटेनियस टिश्यू विजिबल है, स्लजिस एंड स्कार आल्सो प्रेजेंट। स्लजिस स्कार क्या होता है? बोन जो वुंड के मार्जिन पर कुछ ऐसी उबाड़नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है। वो कौन सी ग्रेड में बनती है, या बोन मसल्स ये किस ग्रेड में दिखाई देते हैं? ग्रेड फोर्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड फोर्थ। थोड़ा सा वो डिटेल में बता देता हूँ मैं। देखिए, मैं पूरा पेपर आपको बिल्कुल विथ रेशनल सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ में 10-10 क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, अब ग्रेड 4 की बात है, स्लजिशन स्कार में भी प्रेजेंट, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में एक्सपोज्ड बोन हो जाएगी, मसल्स एंड टेंडन ये हो जाएगा। अब इसके बाद में सिर्फ अगर यहाँ पर सबक्यूटेनियस, सॉरी अगर एपिडर्मिस लेयर ही अगर थोड़ा रेडनेस हुई हो, तो वो हो जाता है ग्रेड फर्स्ट। और अगर एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस लेयर तो थोड़ा एब्रेजन टाइप में हुआ है, तो वो आ जाएगा ग्रेड सेकंड में। ठीक है, और देख एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर, देखो नर्व इंडिंग कौन सी ग्रेड में डैमेज होती है? वो होती है ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड फोर्थ में नर्व इंडिंग डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पेन इज एब्सेंट। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये जो मिशन ओल्ड पेपर है, ये सब लगभग सॉल्यूशन के साथ में है, जो बुक में है, मैं वहीं से ये पेपर मैंने एक्सट्रैक्ट करके लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना नॉर्मल CVP इन अडल्ट। देखिए, अडल्ट में नॉर्मल CVP प्रेशर क्या होता है? CVP प्रेशर कितना होता है? सेंट्रल वीनस प्रेशर अडल्ट में होता है 5 to 10 सेंटीमीटर H2O और 2 to 6 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये प्रेशर होता है। देखिए, CVP सेंट्रल वीनस प्रेशर किसको इंडिकेट करता है? बॉडी में या फिर फ्लूइड कार्डियोवास्कुलर वॉल्यूम को, कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है। तो अगर देखिए CVP अगर लेस देन 2 से कम हो जाता है mm ऑफ Hg, अगर CVP लेस देन 2 mm ऑफ Hg और लेस देन 5 सेंटीमीटर H2 हो जाता है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? हाइपोवोलेमिया को, यानी कि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है। इन दिस कंडीशन वी शुड इंक्रीज द फ्लूइड, IV फ्लूइड्स। ओके, इफ CVP इज मोर देन 6 mm of Hg, if CVP is more than 6 mm of Hg, then it considered or it indicate to hypervolemia. So in this condition we should stop the IV fluid, or we should decrease the rate of the IV fluid. ठीक है, तो दोनों कंडीशन होती है इसमें। अगर CVP ज़्यादा हो रहा है तो वो हाइपरवोलेमिया को इंडिकेट कर रहा है, CVP कम हो रहा है तो हाइपोवोलेमिया को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? देखिए, द पेशेंट हैज द डायग्नोसिस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड ए हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। द फिजिशियन ऑर्डर डोपामाइन टू इंप्रूव वेंट्रिकुलर फंक्शन। द नर्स विल नाउ द मेडिकेशन इज वर्किंग इफ द पेशेंट। देखिए, पेशेंट जो वेंट्रिकुलर फेलियर का पेशेंट है,
उसको डोपामाइन लगाई है, डोपामाइन स्टार्ट किया डॉक्टर ने, नर्स ने लगाया है, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर ने। अब आप में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको जो राइट ऑप्शन होगा वो ये इंडिकेट करेगा कि डोपामाइन इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, तो डोपामाइन आपको पता है क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है, जो क्या करती है, फोर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर राइज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, अगर ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है it means dopamine is working properly, so that in this question right answer is blood pressure rise। okay, clear है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। देखिए ये डिवाइस आपको आइडेंटिफाई करना, अगर आपने हॉस्पिटल में वर्क किया है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द गुडल एयरवे। देखिए इसको गुडल एयरवे के साथ में इसको ओपीए भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको ओपीए भी बोला जाता है, यानी कि ओरोफेरिंजियल एयरवे। क्लियर है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है गुडल एयरवे के नाम से, जीएमसीएच, पीजीआई, जिप्पर और एम्स कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, विच टाइप ऑफ एनीमिया अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबको पता है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी बता देगा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। इसका कारण भी ये होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लड वॉल्यूम में जो देखी जाए अपन तो प्लाज्मा का वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होता है कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स, सो दैट इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल एनीमिया कॉमनली अकर्ड। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। देखिए आपको इस डिवाइस को सीन करके आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ये जो कहाँ पर लगा होता है, ये वेंटिलेटर के जो ब्रीथिंग सर्क्यूट होता है उसके अंदर लगा हुआ होता है। आपने अगर आईसीयूज में काम किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। तो दिस इज ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का क्या वर्क होता है, एक तो ये क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो इसको बताएं। एक तो जो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, जो प्रेशर से ऑक्सीजन जाता है उसको, प्रेशर को कम करता है ताकि वो डायरेक्ट ट्रेकिया को जो मुकोजा होती है उसको डैमेज नहीं करे। ऑक्सीजन डायरेक्ट ट्रेकिया को डैमेज करती है तो वो नहीं करे, ताकि थोड़ा मॉइस्ट होकर ऑक्सीजन जाए। ठीक है, फिल्टर हो ऑक्सीजन में कोई ऐसे पार्टिकल्स जो डिलीवर नहीं हो पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, काफ़ी सारे पर्पज होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ आईसीडी इज एसोसिएटेड विद सीजोफ्रेनिया। देखिए सीजोफ्रेनिया से सबसे पहले अपन को समझना होगा आईसीडी क्या है। आईसीडी यहाँ पर पूरा हो रहा था आईसीडी-10। आईसीडी-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का है, जो अभी रिसेंटली क्या है आईसीडी-10 चल रहा है। जो ये क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर का किसने दिया है, अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये आईसीडी-10 क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो WHO ने। अब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, DSM 4th एंड 5th जो क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसऑर्डर का, वो किसने दिया है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अब अपने इंडियन मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडियन मेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, दो भी बटा हुआ है, फिर आगे जाकर वो डिवाइड किया हुआ है। अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं साइकोसिस या सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर को आईसीडी में कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है F22 F29, ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट अगर हम बात कर लें तो F22 F29 तो हो गया सीजोफ्रेनिया, और F22 F29। अब F0 to 09 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कौन से, तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर यानी कि डेलिरियम और डेमेंशिया होते हैं। और जो F30 to F39 है उसमें कौन से होते हैं, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन और मेनिया। F30 39 क्लियर है, ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। F32 39 में कौन सा हो जाएगा, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देख ब्लूलर्स 4A ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखिए ये एक साइकाट्रिस्ट था जिसने सिजोफ्रेनिया के क्लिनिकल फीचर्स को 4A के नाम से यानी कि एक ट्रिक बनाई थी, मानकर चलिए। तो उनमें कौन सा इंक्लूड द फॉलोइंग, कौन सा इसमें नहीं होता है, देख कौन सा, चार दो दे रखा है इसने, इसमें एक्सेप्ट और आना चाहिए, क्वेश्चन में एक्सेप्ट रह गया, एक्सेप्ट और आएगा। इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्लूलर्स के 4 सिजोफ्रेनिक क्लिनिकल सिम्टम है उनमें कौन सा नहीं है, तो एनहेडोनिया नहीं होता है उसमें। ये तीनों होते हैं, उसमें ओटिज्म होता है, अफेक्ट डिस्टर्बेंस होता है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस होता है। और जो एक होता है वो ओटिज्म में एम्बिवलेंस हो गया,
अफेक्ट डिस्टर्बेंस और एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। अब ध्यान रखना है एनेडोनिया नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसको गलती ना करें। इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई है, देखिए देख इसमें ट्रिक नहीं दे रखी शायद, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 फीचर्स है जो सिजोफ्रेनिया में ब्लूलर्स 4A के इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैन्यूवर दैट इज इलुस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग इमेज। देखिए ये जो आपको इमेज देखकर आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैन्यूवर यानी कि कौन सा मेथड है, यह है हेल्मिस मैन्यूवर। जिसमें क्या किया जा रहा है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन जो हो जाती है, कोई फॉरेन बॉडी जो ट्रेकिया में जाकर ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो उसको रिमूव करने के यानी कि फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए ये वाला मैन्यूवर यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, हेल्मिस मैन्यूवर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है, काफ़ी बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन हर बार, तो ये है दिस इज द डोयन रिट्रैक्टर। क्लियर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ये रेशनल के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पर जो इसका हेल्मिस मैन्यूवर का। हेल्मिस मैन्यूवर का देखो इन्फेंट में इस तरह से यूज करते हैं, अगर इस तरह से आ जाए ये भी हेल्मिस मैन्यूवर है, ये एक इसमें इन्फेंट में और ये है अडल्ट या चिल्ड्रन में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थेरेपी। देखिए इस थेरेपी को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये इमेज थोड़ी सी क्लियर दिखेगी तो आप शायद आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपने पहले देखा होगा। तो देखिए ये क्या है, वुंड थेरेपी। इसमें क्या करते हैं कि हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी बोल सकते हैं इसको, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी रखते हुए वुंड के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर से उसमें ऑक्सीजन दी जाती है, इसलिए इसको वुंड थेरेपी बोलते हैं। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि जब अबंडेंटली ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलेगी तो जो हीलिंग कैपेसिटी है टिश्यूज की वो इम्प्रूव होगी और वुंड फर्दर या वुंड क्या होगा, जल्दी हील होगा, इसलिए इस थेरेपी का यूज किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग वेज। आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए दिस इज द हर्निया मेस। हर्निया मेस ये मोस्ट ऑफ ऑल सर्जरीज में यूज किया जाता है। कौन सी वाली में, हर्निया राफी वाली सर्जरी में, हर्निया रिपेयरिंग ऑफ द हर्निया वाली कंडीशन में ये जो हर्निया मेस यूज किया जाता है। इसका कारण इसको यूज क्यों किया जाता है, देखिए इसका यूज इसलिए किया जाता है यू मान कर टू प्रिवेंट अगेन प्रोट्रूजन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। क्लियर है। यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन प्रोट्रूड हो रहा था, हर्निया में होता क्या है, इंटरनल ऑर्गन का प्रोट्रूड होना, वही तो हर्निया होता है। तो उस ऑर्गन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ प्रेस करके उसके ऊपर ये हर्निया मेस रख देते हैं ताकि वो वापस प्रोट्रूड नहीं हो। क्लियर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए नेगेटिव वुंड प्रेशर वुंड थेरेपी जो मैं अभी पहले डिस्कशन कर रहे थे, दो थेरेपी, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी और एक हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। दोनों में ही एक तरह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई रखते हुए ये थेरेपी दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलें अपन। अगला क्वेश्चन अपना 13 नंबर। लुक ऑन द फॉलोइंग इमेज एंड आइडेंटिफाई दैट विच पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड बाय दिस ऑब्स्टेटिक मैन्यूवर। देखिए यह है ऑब्स्टेटिक मैन्यूवर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेटिक मैन्यूवर। एक उसका नाम देखो मेरे को ध्यान है, लियोपोल्ड मैन्यूवर। इसको लियोपोल्ड मैन्यूवर भी बोलते हैं और ऑब्स्टेटिक मैन्यूवर भी इसका नाम है। अब आपको ये इस मैन्यूवर से क्या असेस किया जा रहा है इसमें, तो ये देखिए ये फोर्थ मैन्यूवर है। फोर्थ मैन्यूवर बोले तो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। ये देखिए यहाँ पर समझिए आप उसको, यहाँ पर देखिए लियोपोल्ड मैन्यूवर, फर्स्ट मैन्यूवर, सेकंड मैन्यूवर, थर्ड मैन्यूवर, फोर्थ मैन्यूवर। ठीक है, 4 मैन्यूवर है। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट के 3 मैन्यूवर है वो पेशेंट के लेग साइड में स्टैंड होकर किए जाते हैं। क्लियर। पहली बात आपको यहाँ देख लो, इसके हाथ के एंगल से जो हैंड के एंगल है तीनों ही हैंड के एंगल है। यहाँ पर देखिए इससे लग रहा होगा कि तीनों जो मैन्यूवर है वो पेशेंट के लेग की साइड में खड़े होकर किए जा रहे हैं। क्लियर है। फोर्थ मैन्यूवर के हैंड का एंगल इस तरफ से है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एग्जामिनर हेड इंड साइड में स्टैंड होकर एग्जामिन कर रहा है। फर्स्ट मैन्यूवर की बात करें, क्या फिटल लाई एंड प्रेजेंटेशन असेस करता है। सेकंड मैन्यूवर की बात करें तो ये क्या करता है, देखो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर एग्जाम में पूछ जाती है। फर्स्ट मैन्यूवर का दूसरा नाम क्या, फंडा ग्रिप, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरे मैन्यूवर का क्या नाम है, अम्बलाइकल ग्रिप।
क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड मैन्यूअर जो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सफदरजंग में पूछा हुआ है, जिपमर में एग्जाम में पूछा हुआ है। थर्ड मैन्यूअर आल्सो नाउन है सेकंड पेल्विक ग्रिप और पाउलिक ग्रिप। पाउलिक ग्रिप कौन से मैन्यूअर को कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जिसमें आपके चारों ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैन्यूअर ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो थर्ड मैन्यूअर को पाउलिक ग्रिप बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ मैन्यूअर की बात करें, अब इस पाउलिक ग्रिप से क्या असेस करते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फिटस। देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्या प्रेजेंटिंग पार्ट है, वर्टेक्स है या बटक्स है, या ब्रिज प्रेजेंटेशन है या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। ठीक है, फोर्थ मैन्यूअर की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, और इससे क्या असेस करते हैं, फिटल एटीट्यूड एंड फिटल एक्सटेंशन। क्लियर है, ये समझ में आ गया लियोपोल्ड मैन्यूअर। अब आगे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इससे क्या असेस किया जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस मैन्यूअर से क्या असेस किया जा रहा है, तो इससे राइट आंसर होगा एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड एडिमा एडमिटेड इन आईसीयू सिंस 15 डेज इज गेटिंग लूप डायरेटिक्स, यानी कि लेसिक्स या ट्रोसेमाइड रिसीव कर रहा होगा। During the round, unity head doctor asked to his her junior that which electrolyte imbalance occurs if loop diuretics taken long time. Then junior doctor is responsible. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेशेंट जो 15 दिन से आईसीयू में एडमिट है, जिसके 10 दिन से डायरेटिक चल रहे हैं। कौन सा डायरेटिक, लूप डायरेटिक। अब अपन को पता होना चाहिए लूप डायरेटिक क्या होते हैं। लूप डायरेटिक होता है फ्रूसेमाइड, टोरसेमाइड, दो एग्जाम्पल इनफ है। लूप डायरेटिक क्या करते हैं, पोटेशियम सोडियम लेवल उसमें डिक्रीज होता है, यानी कि सोडियम लेवल डिक्रीज होता है। तो एक जो क्वेश्चन में जो हेड ऑफ यूनिट जो डॉक्टर है वो अपने जूनियर डॉक्टर से पूछ रहा है कि पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अभी मैंने क्या बोला था, लूप डायरेटिक क्या करते हैं, सोडियम का लेवल डिक्रीज करते हैं, यानी कि सोडियम को ज़्यादा एक्सक्रेट करते हैं। तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। तो राइट आंसर क्या है, बी। डायरेटिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसमें हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। अगर यहीं पर अगर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होता, यानी कि स्पाइरोलेक्टोन, ठीक है, वो होता तो क्या होता, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक क्या करते हैं, वो पोटेशियम लेवल को रिटेन करके रखते हैं, पोटेशियम को, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें हाइपरकेलेमिया हो सकता है। क्लियर है, हाइपरकेलेमिया किसकी वजह से होगा, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, यानी कि स्पाइरोलेक्टोन जो टेबलेट या मेडिसिन जो भी चलेगी तब। लूप डायरेटिक यानी कि फ्रूसेमाइड, टोरसेमाइड होगा, तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन सबको पता है, इंट्राडर्मल होता है इसका रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लुक ऑन द फॉलोइंग इमेज एंड आइडेंटिफाई द डिनोट जो आइडेंटिफाई द डेट विच पैरामीटर कैन बी असेस्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। देखिए आपको ये इमेज आइडेंटिफाई करनी है, इसमें कौन सा पैरामीटर असेस किया जा रहा है, कार्डियक रिदम, एपएचआर, यूटेरन रिदम और यूटेरन टोन। देखिए ये आपको सबको पता है, दिस इज फिटल डॉपलर। फिटल डॉपलर क्या असेस करता है, फिटल हार्ट रेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड शुड बी अवॉइडेड इन विच कंडीशन। देखिए ये क्या है, एस्पिरिन, और एस्पिरिन किस में नहीं दी जाती, वायरल फीवर में। वायरल फीवर में अगर आप एस्पिरिन देते हो तो क्या हो जाएगा, रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम में क्या होता है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर एंड ब्रेन और लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल ड्रग। देख क्लोरामफेनिकोल एक ड्रग है जिसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की बात करूं तो ये किस में होता है, फोटोथेरेपी में। फोटोथेरेपी में क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो ब्लू लाइट होती है उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी का जो या फिर जैसे कि जो बिलिरुबिन क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन की जो लुक है ना वो एक तो ब्रॉन्ज टाइप की हो जाती है, ब्रॉन्ज टाइप की, ठीक है, ब्राउन कलर की, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया क्लोरामफेनिकोल में, और रेड बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, कौन सी मेडिसिन की वजह से होता है, वैनकोमाइसिन ड्रग की वजह से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिनेवा एंड टेंडोस एंड्रोम इज कोरिलेट टू। देखिए ये क्वेश्चन, जिनेवा एंड टेंडोस एंड्रोम को इज कोरिलेट टू। देखिए ये हेड क्वार्टर कहाँ पर है, WHO का, जिनेवा में, ठीक है, और टेंडोस एंड्रोम कौन है भी, प्रेसिडेंट ऑफ WHO। क्लियर है। यहाँ पर देखिए डिटेल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की पूरी डिटेल है यहाँ पर। कब एस्टेब्लाइज हुआ ये, 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो इस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, यानी कि WHO की स्थापना दिवस के ऊपर ही एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके WHO कुछ रीजनल ऑफिस है अपने इंडिया में, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब इसी थीम्स की बात करें, ये हो गया देखो, उसका WHO का डायरेक्टर कौन हो गया, ये रहा टेंड्रस अदनम, ठीक है, ये हो गया WHO। इमेज का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, इसे फोटो दिखा कर भी पूछा जा सकता है। इसकी थीम्स की बात करें, इतनी ये सब थीम्स दी हुई है, इंपॉर्टेंट कौन सी है 2021 की। 2021 की थीम्स क्या है, लेट्स बिल्ड ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ठीक है। अब WHO वाज सेलिब्रेटेड 2020 नर्सेज एंड मिडवाइफ ईयर। अब मैं आपको थोड़ा 20 नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको जो हमारी जो प्रेजेंट में टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखो, अभी ये टेस्ट सीरीज चल रही है नोटशेट चित्रावली टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या है कि इसमें 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, सिर्फ इमेज की क्वेश्चंस है, जो आपके नोटशेट 2021 या एम्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। अगर आपने 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ली तो मानकर चलिए आपके पूरे इमेज क्वेश्चन जो 40-50 क्वेश्चन आने वाले सब कवर हो जाएंगे। आप एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। तो आप अभी जाकर हमारी वेबसाइट जो यहाँ पर लिखी हुई है missionhighnurses.com, इस पर गूगल क्रोम में सर्च करना है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, या फिर इन दोनों में किसी भी नंबर पर आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा देंगे। इसके अलावा दूसरी टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो दूसरी टेस्ट सीरीज है वो ये टेस्ट सीरीज चल रही है अभी जो हमारी वेबसाइट पर है, जो नोटशेट चैंपियन 2021। इसमें कितने टेस्ट, 43 प्रैक्टिस टेस्ट कितने हैं, 43, जिसमें 5000 MCQs है, और इसका पूरा पैटर्न एम्स नोटशेट के हिसाब से, जिसमें 5000 MCQs इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, ट्रोमा सर्जरी प्रोसीजर, प्रायोरिटी बेस्ड, एनिक्लेक्स बेस्ड, और यूनिट वाइज टेस्ट है। नॉन टेक सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके के भी सभी टेस्ट इसमें शामिल है। तो आज ही जाकर, अभी जाकर आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नोटशेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसकी फीस है मात्र 339 यानी कि 350 रुपये में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। तो देर किस बात की, अभी वेबसाइट विजिट करें और ये टेस्ट बाई करें, और नोटशेट एग्जाम से पहले अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें, अपना खुद का असेस करें। अब मैं एक और ये बुक के बारे में बता देता हूँ। आप जो भी बात डिस्कशन हुई थी अपने स्टार्ट में, मिशन ओल्ड पेपर जो अभी मिशन हाई ने लॉन्च की है, इसमें आपको 120 प्लस पुराने पेपर मिल जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, लाइक एम्स, PGI, जिपमर, ESIC, RRB, DSSB, सबके ये जितने भी इंस्टीट्यूट सबके पुराने पेपर है। ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन का रेशनल के साथ में जो भी आप नोटशेट 2020 का पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ वो इसी बुक में से लिया हुआ है। तो आपको भी लग रहा होगा कि लगभग 50% 60% पेपर क्वेश्चन है वो विथ रेशनल है। ये बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, आपकी नियर बाई सेलर पर मिल जाएगी, और आप हमारे से कुछ किफ़ायती दरों पर, कुछ और सस्ती दर पर मंगवाना चाहते हो तो आप इन नंबर पर हमारे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बाई पार्सल बुक भेज देंगे। आपके पास समय कम है, और ये बात ध्यान रखिए, एम्स के पर्पज से, नोटशेट 2021 एग्जाम के पर्पज से एम्स के पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 50% MCQs रिपीट होते हैं। वो पूरे 50% रिपीट MCQs आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें 15,000 MCQs है, एवरेज 15,000 MCQs। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही बुक बाई करें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। ये तीनों कॉम्बो जो हमारे पास अभी कॉम्बो प्लान है, जिसमें आपको मिशन परिचारिका वाली जो कंप्लीट थ्योरी वाली बुक है, मिशन ओल्ड पेपर है जिसमें आपको मैंने अभी बता दिया 120 प्लस सॉलिड ओल्ड पेपर है, मिशन नॉन टेक, तीनों की प्राइस में अगर आप वो अमेजन फ्लिपकार्ट से या फिर ऐसे देखते हो तो ये लगभग 2375 की पड़ती है। लेकिन अभी जो ऑफर प्राइस चल रही है इसकी 1700 रुपये में आपको तीनों बुक मिल जाएगी, प्लस नोटशेट टेस्ट सीरीज, जो नोटशेट की दोनों टेस्ट सीरीज वो आपको फ्री में ज्वाइन करवा दी जाएगी। तो आप अभी ये जो कॉम्बो प्लान का जो फ़ायदा उठाने के लिए आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वापस अपनी टेस्ट अपने पेपर। प्रिजर्वेशन इज, देखो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट से आप कुछ भी पूछो वो क्या करता है कि एक ही जवाब सा देता है, इरिलेवेंट और बिल्कुल एक ही जवाब सा देता है वो। अब इसमें देखिए पेशेंट जो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, पर जिसका होता क्या है, पहले तो प्रिसिस्टेंट एंड इनअप्रोप्रिएट रिपीटेशन ऑफ सेम थॉट, इसका राइट आंसर क्या है, बी। अब मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, उसको पूछा वो राकेश बता दिया, ठीक है। व्हाट इज नेम ऑफ योर विलेज, फिर राकेश बोल दिया उसने, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, राकेश। तो इस तरह से वो रिपीट करता है सेम थॉट को, तो वो क्या होता है, प्रिजर्वेशन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड इन ओसीडी। देखिए ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसमें कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जो पेशेंट कॉमनली यूज करता है। देखिए मैंने इसमें ट्रिक बनाकर समझा रखा आपको अच्छे से।
आप आराम से समझ सकते हो कि ओसीडी में कौन सी ट्रिक लेते हैं। जो देखो रिएक्शन फॉर्मेशन यूज होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें देखो चार जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कॉमनली यूज होती है, आइसोलेशन, डिस्प्लेसमेंट, अनडूइंग एंड रिएक्शन फॉर्मेशन की ट्रिक है आईयूडी रिएक्शन। आईयूडी रिएक्शन यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होती है उसकी रिएक्शन, आईयूडी रिएक्शन से आप याद रख सकते हो कि डिफेंस मैकेनिज्म यूज इन ओसीडी। ठीक है, अब वैसे कॉमनली चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा डिस्कशन। विच चैप्टर ऑफ द IMH 2017 इज रिलेटेड टू राइट ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस, विथ मेंटल इलनेस। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर चैप्टर 5। देखिए चैप्टर जो इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 पास हुआ है, ये देखिए ये किसकी जगह रिप्लेस हुआ है। 1987 में पहले एक्ट था मेंटल हेल्थ एक्ट, उसकी जगह पर नया एक्ट आ गया ये। इसमें कुछ चेंजेस हुआ। पहले वाले जो एक्ट था 1987 उसमें 10 चैप्टर थे, इसमें 16 चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट है, जो नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया है इसमें कितने चैप्टर है, 16 चैप्टर है। पहले वाला था उसमें 10 चैप्टर थे। अब इसमें बात करें तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट एडमिशन एंड डिस्चार्ज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एडमिशन ये 7 नहीं है, एंड का निशान आएगा यहाँ पर, तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ मेंटल इल क्लाइंट डन अंडर चैप्टर नंबर 12, यानी कि 12 नंबर चैप्टर के अंडर मेंटल इल क्लाइंट का एडमिशन एंड डिस्चार्ज का प्रोसेस है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये काफ़ी लिखा हुआ है, लंबा हो जाएगा अपना वीडियो। ए ट्रांसमीटर मेनली इन्वॉल्व इन ओसीडी इज, देखिए एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है एक, जो कौन सा जो ओसीडी भी पहले डिस्कशन हुआ था अपने ओसीडी का कि कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो अपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो कौन सा है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन कॉमनली अफेक्ट होता है ओसीडी में, जिसकी वजह से आजकल ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होने लग गई है, फ्लुक्सेटिन। फ्लुक्सेटिन पहले क्या थी, मिथाइल फेनिडेट ऐसी कुछ नाम से थी, अभी है जो एक तरह से सेरोटोनिन को फ्लुक्सेटिन को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मानते हैं, किसके लिए, ओसीडी के लिए। विच डिसइंफेक्टेंट यूज्ड डिसइंफेक्टेड टू HIV पेशेंट्स बेड शीट्स एंड लिनन। देखिए इसमें ऑप्शन में कहने की मिस्टेक हुई है, इसमें आएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूटाल्डिहाइड नहीं आएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नालोक्सन चैलेंजिंग टेस्ट NST इज यूज टू असेस, ये किसके लिए यूज किया जाता है। देखिए नालोक्सन क्या होता है कि ओपियोड्स का एंटीडोट होता है, तो ये जो ओपियोड्स की फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है, जैसे कि मानकर किसी पेशेंट के मॉर्फिन ले रहा है उसकी डिपेंडेंसी हो गई, तो वो असेस करने के लिए, चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, NST टेस्ट है। तो ये किस लिए करते हैं, फिजिकल डिपेंडेंसी ऑफ द ओपियोड्स। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। The false belief that irrelevant occurrence or details in the word relate directly to oneself is known as, देखिए false belief आ गया, unrelated to, देखिए मतलब को रेफरेंस की तरह पेशेंट ट्रीट कर रहा है कि false belief that irrelevant occurrence or details in the word related directly to oneself। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे रिलेटेड कुछ थिंग्स हो रही है, टेलीविजन में कोई बोल रहा है, कोई एंकर बोल रहा है वो मेरे लिए बोल रहा है, नेता भाषण दे रहा है वो मेरे लिए बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइडिया ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अटेसिया अबेसिया इज सीन इन, अटेसिया अबेसिया इज सीन इन किस में होता है, ये क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर में। कन्वर्जन डिसऑर्डर में ये जो कंडीशन सीन होती है, अटेसिया अबेसिया होता है क्या, इज द इनेबिलिटी टू स्टैंड और वॉक इन द एब्सेंस ऑफ अदर न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस आपको इस पिक देखकर आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सा मास्क है। दिस इज द बाइपेप मास्क। क्लियर है, दिस इज द बाइपेप मास्क, और अच्छे से देख लो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज द बाइपेप मास्क, जो वेंटिलेटर पर पेशेंट होता है तब यूज किया जाता है, ये आईसीयूज वगैरह में कॉमनली ना। या नॉन NRBM मास्क के बारे में भी दिया हुआ है, जिसमें सबसे हाई फ्लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन फ्लो होती है। ठीक है, 29 है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ GIT ट्रैक्ट फॉर्मेड बाय द इनर मोस्ट लेयर। GIT ट्रैक्ट की 4 लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट होती है म्यूकोजा लेयर, जो किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियम टिश्यूज की। किसकी बनी हुई होती है वो, एपिथेलियम टिश्यूज। सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ए। अब 4 लेयर की बात कर रहा था मैं, इनर मोस्ट लेयर होगी म्यूकोजा, उसके बाद में कौन सी होती है, सब म्यूकोजा, थर्ड पर मस्कुलरीज, और सबसे आउटर जो लेयर होती है वो होती है एडवेंटेसिया। क्लियर है, आगे क्वेश्चन, वाइल इंस्टॉलिंग एयर ड्रॉप इन द अडल्ट क्लाइंट। देखिए अडल्ट क्लाइंट की बात हो रही है क्वेश्चन में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है। देन पिना ऑफ द एयर शुड पुल, देखिए अडल्ट या चिल्ड्रन मोर देन 3 ईयर, ध्यान से सुनिएगा, अडल्ट और चिल्ड्रन मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज्यादा का बच्चा हो या चिल्ड्रन हो या अडल्ट हो, उसमें अगर आपको एयर ड्रॉप डाल रहे हो तो पिन्ना होता है, उसको आपको कैसे उसको पकड़ना है, कैसे आपको उसको पुल करना है।
अडल्ट एंड चिल्ड्रन मोर देन 3 ईयर में अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि राइट आंसर इज सी। अब बात करें इन्फेंट की या लेस देन 3 ईयर बच्चे की बात करें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अपवर्ड एंड बैकवर्ड अडल्ट और मोर देन 3 ईयर एज वाला जो बच्चा होता है उसमें, बिलो 3 ईयर वाला जो बच्चा हो उसमें डाउनवर्ड, डाउन मीन छोटा, ये से ध्यान रखो, डाउन मीन छोटा, ये छोटा कौन हुआ, बिलो 3 ईयर वाले में। बैकवर्ड बैकवर्ड सेम रहेगा, पीछे की तरफ घुमाना है, लेकिन जो छोटा बच्चा है 3 साल से छोटा, डाउन मीन छोटा है, छोटे बच्चे में, अपवर्ड बड़े में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन। ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन में टाइप्स होते हैं, वो कौन सा टाइप्स है यहाँ से आप पहचानी, देखिए वो है फुटलिंग ब्रिज, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर इमेज देखकर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का है। ये देखिए आप आराम से इमेज देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज द फ्रैंक ब्रिज, जो मोस्ट कॉमनली होता है। मोस्ट कॉमन ब्रिज प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, फ्रैंक ब्रिज, जिसमें पैर ऊपर की साइड होते हैं कि हेड के टच रहते हैं। कंप्लीट ब्रिज में क्या होता है, एक तरह से जैसे कि वो फोल्डेड अपना जो जॉइंट वगैरह होता है उस तरह से होता है इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट। और फुटलिंग ब्रिज में फुट है जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ठीक है। और नीलिंग ब्रिज में क्या होता है, घुटना है जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द अबनॉर्मलिटी, आइडेंटिफाई द अबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट इन ईसीजी पेपर गिवन बिलो इमेज। देखिए ये ईसीजी पेपर की स्ट्रिप दी हुई है, आपको इससे आइडेंटिफाई करना। ऐसे आपको भी मान कर 3-4 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली नोट शीट 21 में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना, ये जो कंडीशन है ये क्या टेकिकार्डिया वाली कंडीशन है, और ये किस जो पी वेव है वो किसको इंडिकेट करती है, एट्रियम को। तो ये क्या कंडीशन इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द एट्रियल टेकिकार्डिया, ठीक है। अगर ये फिब्रिलेशन की बात होती तो जो यहाँ पर आप इसको आइडेंटिफाई करो जिगजैग, ये काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंसी में होती है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं पी वेव है या नहीं है फिब्रिलेशन वाली कंडीशन में। लेकिन दिस इज द टेकिकार्डिया, कौन सा, एट्रियल टेकिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लुक एट बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई व्हाट प्रोसीजर इज डूइंग ऑन। देखिए ये जो प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर हो रही है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्लेसेंटा का ये अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि इसको मैनुअली रिमूव किया जा रहा है, किसको, प्लेसेंटा को। तो रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा बाई फंडा प्रेशर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप स्मीयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर। देखिए पेप स्मीयर टेस्ट आपको सबको पता है, हर बार एग्जाम में स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। देखिए पेप स्मीयर टेस्ट होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ना कि कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, सर्वाइकल बायोप्सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट है। और कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर इज द कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए क्लाइंट बीइंग ट्रीटिंग इन ए न्यूरो वार्ड विथ हीमोडायलिसिस ऑन ड्यूटी नर्स शुड मॉनिटर IVSS फॉर। सीधा सा है कि एक पेशेंट है जो हीमोडायलिसिस उसके चल रहा है, तो ऑन ड्यूटी नर्स क्या असेस करेगी कि जो IVSS जो IV ट्यूबिंग वगैरह है, या जो ये प्रॉपर फंक्शनिंग में है या माल फंक्शनिंग में है, तो उसको देखना है, क्या देखना है, ब्रूट क्या होता है कि जब आप जो हीमोडायलिसिस की जो ट्यूबिंग कनेक्ट होती है, ठीक है ना, पेशेंट के जब वेन वगैरह से ग्राफ्ट के कनेक्ट होती है, तो वहाँ पर आप टच करके देखना, जिन्होंने भी अगर हीमोडायलिसिस या डायलिसिस यूनिट में काम किया है, तो जैसे कोई फ्लो होता है ना, किसी भी जैसे पानी बह रहा हो कि कोई जैसे नॉर्मली पाइप में पानी बहता है, तो उसके ऊपर आप हाथ रखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ चीज़ फ्लो हो रही है, यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर असेस करनी, ब्रूट उसी को बोलते हैं, ठीक है। An unconscious patient move his extremity spontaneously, open eyes with verbal response and speak inappropriate words. Then what is the GCS? GCS आपको मेजर करना है यहाँ पर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में आता है, और डेफिनेटली नोट सेट 21 में भी आ ही सकता है, यू मान कर चलिए। अब आपको इसमें GCS आपको काउंट करना है। सबसे पहले अगर ए पेशेंट है जिसकी एक्सट्रीमिटी यानी कि हाथ पैर वो स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा है, एक्सट्रीमिटी स्पॉन्टेनियसली मूव हो रही है, इट मीन्स कि 6 नंबर। देन ओपन आइज विथ वर्बल रेस्पॉन्स, वो आइज ओपन कर रहा है
स्पॉन्टेनियसली नहीं कर रहा, वर्बल रेस्पॉन्स से कर रहा है, तो इसका कितना नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। इसके बाद में स्पीक इन अप्रोप्राइट वर्ड्स, और वो बोल रहा है लेकिन वो एक तरह से एसोसिएट वर्ड्स नहीं है उसके, इन अप्रोप्राइट से कुछ मतलब कोरिलेट वर्ड नहीं बोल रहा किसी भी टॉपिक के, तो इसका कितना नंबर हो जाएगा? +3। टोटल कितना हो गया? 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्लियर है? यहाँ पर हमने ग्लास को कोमा स्केल भी देखो पूरा दिया हुआ, पूरा रेशनल के साथ दिया हुआ है बुक में। ये जो मिशन ओल्ड पेपर की बुक है इसमें ऑलमोस्ट आपको 50-60% विथ रेशनल ही मिलेंगे। तो आप अभी भी बाई कर सकते हैं, अभी जाके अमेजन फ्लिपकार्ट या नियर बाई सेलर से बाई कर सकते हैं, हमारे से मंगवा सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन नॉर्थ शेड की इसकी एक मजबूत हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज, वही आपको सबको पता है एपिनेफ्रिन होती है। मूवमेंट ऑफ द सोल टुवर्ड द मीडियन प्लेन इज नाउन इज, ये क्या हो जाएगा? देखिए अंदर की तरफ हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन राइट आंसर सी। ठीक है, बाहर की तरफ होगी तो इवर्जन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो अपने हैंड्स को वो सेंटर की तरफ ला रहा है वो तो एड कर रहा है, इट मीन्स एडक्शन। ठीक है, और अगर वो सेंटर से पेरिफेरल ले जा रहा है तो वो एबडक्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द चाइल्ड सेज दैट देर इज बियर इनसाइड द रूम, नर्स यूजिंग द लाइट सी दैट देर इज ए फोल्डेड टॉवल प्लेस्ड ऑन द चेयर। चाइल्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम, देखिए कि एक बच्चा है जो अपने रूम में बता रहा है कि बियर इन बाल, वो क्या बोलते हैं, लोमड़ी है, जबकि वहाँ पर क्या पता चला जब नर्स ने जाकर देखा तो वहाँ पर एक चेयर रखी हुई है। तो ये क्या है? एक तरह से मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है लेकिन मिस इंटरप्रिट कर रहा है, तो दिस इज द इल्यूजन। हेलुजिनेशन में विदाउट ऑब्जेक्ट वो मिस इंटरप्रिट करता है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन उसको वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर विच ईसीजी लीड इज बेस्ट फॉर मेजरिंग एरिदमिया। देखिए एरिदमिया को कौन सी लीड बेस्ट मेजर करती है? V2। आपने हॉस्पिटल ड्यूटी की होगी तब आपको डॉक्टर ने कई बार बोला होगा, ऑर्डर दिया होगा कि V2 जो सेकंड लीड निकाल कर लाओ, तो वो यही होती है कि V2। क्यों? क्योंकि V2 है जो P वेव को अच्छे से इंडिकेट करती है, इस वजह से इसको सेकंड लीड को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि उसको आसानी से जल्दी असेस हो जाए क्विकली। जो पीपी किट है देखिए एक पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेशेंट जो एमआरएसए का पॉजिटिव है। एमआरएसए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म भी एसआईसी 2019 में पूछी और कई जगह पूछ ली जाती है, तो मैं बता दूं आपको, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओराई। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओराई, स्ट्रेप्टोकोकस ओराई नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्टेफाइलोकोकस ओराई है। ठीक है, क्लियर है? और जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टेक्ट करने से। तो इसमें क्या क्या जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप इस पॉजिटिव पेशेंट की केयर कर रहे हो? तब सिर्फ आपको ग्लव्स पहनने हैं क्योंकि कॉन्टेक्ट ट्रांसमिट और एक गाउन पहनना है। मास्क की आपको ज़रूरत नहीं है, प्लेन गाउन से भी आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ग्लव्स पहनना जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शोइंग इन वाइट ब्लड काउंट इज इंडिकेटिंग द पेशेंट इज इम्यूनोसप्रेसिव एंड पेशेंट नीड टू आइसोलेशन। देखिए नॉर्मल WBC काउंट कितनी होती है? 4000 से 11000। अब देखिए सबसे कम इसमें 2000 है, यानी कि WBC काउंट कम हो रही है, इट मीन्स कि पेशेंट इज सफरिंग इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पेशेंट इज अराइविंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर हेमरेज, सिस्टर इंचार्ज टोल्ड नर्सिंग सिस्टर टू कैनुलेशन क्विकली इन द फॉलोइंग कैनुला विच विल प्रोवाइड हाइस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट शॉक। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट आप काम कर रहे हो, एक कोलेप्स्ड पेशेंट यानी कि RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से एक पेशेंट आता है जिससे काफ़ी ब्लड बह गया हो, और आपको आपके सीनियर नर्स ने ऑर्डर किया कि एक मतलब सबसे लार्ज डायमीटर का कैनुला इंसर्ट कर दो ताकि पेशेंट के क्विकली फ्लूइड अपन इसको लगा सकें। तो सबसे लार्ज डायमीटर किसका होगा? 16 गोज का। जितना कम गोज होगा उतना ज़्यादा डायमीटर होगा। 16 गोज का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसके बाद में 18 गोज का, देन 20, देन 22। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में 16 नहीं होता तो राइट आंसर होता 18। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या लार्ज अमाउंट में अगर आपको फ्लूइड देना फास्टली क्विकली तो ये कैनुला ही यूज किया जाता है, स्पेशली इमरजेंसी में। ठीक है, जो ग्रे कलर का होता है 16 नंबर, और 18 नंबर 18 गोज 18 गोज का मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। 20 का हो जाता है अपना 20 नंबर का हो जाता है पिंक कलर का, 22 का हो जाता है ब्लू कलर का, और 24 का हो जाता है येलो कलर का। ओके, और ये जो 18 नंबर का ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर।
व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर सीजर। देखो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, कई जगह आपको जो डाउटफुल रहता है। बिफोर सीजर, ड्यूरिंग सीजर एंड आफ्टर सीजर क्या प्रायोरिटी होती है। देखो बिफोर सीजर आप एयरवे मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग सीजर आप उसका एयरवे मेंटेन नहीं कर सकते, ना उसका ओपन एयरवे कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकल सेफ्टी कर सकते हैं उसकी ड्यूरिंग सीजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना अच्छे से। बिफोर सीजर आप एयरवे और आफ्टर सीजर और बिफोर सीजर नर्सिंग प्रायोरिटीज मेंटेन और पेटेंट एयरवे, बट ड्यूरिंग सीजर ओपन एयरवे इज नॉट प्रायोरिटी। आप कर ही नहीं सकते ओपन एयरवे या पेटेंट एयरवे ड्यूरिंग सीजर। तो ड्यूरिंग सीजर आपको क्या करना, प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकल इंजरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर ड्यूरिंग सीजर पूछे तो फिजिकल सेफ्टी इस इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर सीजर। आफ्टर सीजर क्या होगा, ओपन एयरवे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आपका दिल्ली एम्स का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। विच गैस फील्ड इन दिस ब्लू कलर कोडेड वेपोराइजर इन एनेस्थेसिया मशीन। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना दिल्ली एम्स का। देखिए ये मैंने पूरी टेबल दी है, ये जो कुछ एनेस्थेसिया वेपोराइजर होती है, यानी कि एनेस्थेसिया की जो मेडिसिन होती है उनको पार्टिकुलर को कलर कोडेड में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप आराम से इस टेबल से एक एक जो सीख सकते हो और अच्छी ट्रिक बनाकर समझाया हुआ है। आइसोप्लूरान होता है, उसके लिए क्या होता है, पर्पल कलर का इस तरह का डिब्बा होता है, जिसकी ट्रिक क्या है, आईपी। सेवोप्लूरान येलो, हेलोथेन रेड, डेसप्लूरान ब्लू, इनफ्लूरान ऑरेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एनाटोमिकल प्लेन शोइंग इन द पिक्चर। देखिए ये एनाटोमिकल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली एम्स का ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। दिस इज सेजाइटल प्लेन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका, दिस इज सेजाइटल प्लेन। अब ये तीनों प्लेन और दी हुई रेशनल में सेजाइटल प्लेन, ये फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, और दिस इज द ट्रांसफर प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से देख लेना इस इमेज को। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, चिटल फोर्सेप्स, जो मोस्ट को यूजुअली ड्रेसिंग ट्रॉली पर होता है, जहाँ पर क्या कोई भी स्टेलाइज थिंग्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। ड्रेसिंग ट्रॉली पर होता है, वो स्टेलाइज थिंग्स लाइक दैट गोज पीस पैड या स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। आइडेंटिफाई द आइटम इन बिलो डिनोट इमेज। देखिए ये क्या है, ट्रेक्योस्टमी ट्यूब, और कौन सी है, कप्ड है। कप्ड कहाँ पर है इसके, ये रहा कप्ड, इस तरह से ये कप्ड, दिस इज द कप्ड ट्रेक्योस्टमी ट्यूब। ओके, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रीन कलर्ड वेव फॉर्म इन द बिलो डिनोट इमेज। इसमें क्या होता है, जैसे ये कलर्ड पिक्चर होती तो आपको क्लियर पता हो जाता है मॉनिटर में। ये जो इसकी पल्स रेट है वो ग्रीन कलर की होती है, और ब्लड प्रेशर होता है वो रेड कलर का होता है, और ये जो अदर थिंग्स इसमें व्हाइट कलर की होती है। तो ग्रीन कलर की पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, ग्रीन कलर में, तो क्या आ जाएगा, पल्स रेट। बीपी, बीपी की जो आईबीपी की बात करें ना, आईबीपी में क्या होता है, रेड कलर में डिनोट करता है मॉनिटर। इसके बाद आइडेंटिफाई द पोजीशन गिवन इन बिलो इमेज। देखिए ये पोजीशन है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए यूज की जाती है। कहाँ पर, फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए, दिस इज द डोर्सल रिकमेंड रिकमेंड पोजीशन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। देखिए ये क्या है, क्लोज्ड सक्शन कैथेटर। ओके, क्लियर है, क्लोज्ड सक्शन कैथेटर जो कहाँ पर यूज किया जाता है, जो क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जिनके इंटूबेटेड होते हैं, वहाँ पर ये जो ये क्लोज्ड सक्शन कैथेटर मोस्टली आईसीयूज में यूज किया जाता है। किस कारण से, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। ओके, LMP इज 12 जुलाई 2018। देन व्हाट विल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या है, देखिए एक पेशेंट, इसकी LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब, उसको 12 जुलाई का, तो उसकी EDD क्या होगी। देखिए बैक चले जाओ, 12 जुलाई से 3 महीने बैक जाकर 7 दिन ऐड कर दो, 3 मंथ बैक प्लस एड 7 डेज। 12 जुलाई, 12 जून, 12 मई, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल में 7 और ऐड कर दो, 19 अप्रैल 2019। ठीक है, एक 1 ईयर बैक जाना पड़ेगा, सॉरी 1 ईयर आगे जाना पड़ेगा, और 3 महीने पीछे और 7 डेज ऐड कर दो। इसका EDD क्या हो जाएगी, 19 अप्रैल 2019। क्लियर है। नर्स फाउंड ए पेशेंट कोलेप्स्ड ड्यूरिंग वार्ड राउंड, व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन। देखिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, एक पेशेंट है जो कोलेप्स्ड हो गया है, गिर गया है बेड के ऊपर, बिल्कुल अनकॉन्शियसली हो गया, तो फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स क्या होगा,
सॉरी चेक पल्स देन स्टार्ट CPR अकॉर्डिंग टू रीडिंग ऑफ द पल्स। क्लियर है। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है 3.5 टू 5.5 भी होता है, 5.1 भी होता है, कई जगह मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 135 से 145 मिलीग्राम नहीं होता ये, सॉरी 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट किसका लेवल होता है नॉर्मल, सोडियम का, ये पोटेशियम का। क्लियर है। ये भोपाल एम्स में पूछा हुआ था सोडियम का। विच कंडीशन में सी इन ए पेशेंट इफ ABG एनालिसिस रिपोर्ट इज फॉलोइंग। देखिए इसमें pH 7.55 यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा है, PCO2 30 यानी कि कम है। नॉर्मल PCO2 कितनी होती है 35 से 45, PCO2 तो ये कितनी है 30, और pH 7.35 से 7.45 होती है, लेकिन pH बढ़ी हुई है और CO2 को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर और बाकी SCO3 जो नॉर्मल रेंज में 22 से 26 या 27 तक होता है इसकी नॉर्मल रेंज। तो ये किसको इंडिकेट करेगी, रीडिंग है वो किसको इंडिकेट कर रही है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ओके। नेम ऑफ द पोजीशन, देखिए इस पोजीशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है। देखिए इसमें हेड इंड लोअर साइड है, लोअर है, और फुट इंड इसकी अपर है, तो दिस इज द ट्रेंडलैंड पोजीशन। अगर यही उल्टा होता है कि इसका हेड इंड साइड का लेवल ज़्यादा होता है और इसका लेग इंड साइड एक पैरों की तरफ से नीचे होता, तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स ट्रेंडलैंड पोजीशन हो जाती है। क्लियर है। नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, आपको इंस्ट्रूमेंट का नेम आइडेंटिफाई करना। देखिए ये कोचर पोर्ट शेप है, हर बार दिल्ली के एग्जामों में स्पेशली आता है, यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ कुछ टूथ टाइप की स्ट्रक्चर है जिससे कि जो थिंग्स आसानी से फोल्ड हो जाती है या आसानी से कैच हो जाती है, तो ये क्या है, और यहाँ पर इसके मार्जिन है ये कुछ, तो दिस इज द कोचर पोर्ट शेप। राइट आंसर बी। Patient arrived at emergency after road accident. Pulse rate is 127, blood pressure is 90/56 with cold extremities. Which type of shock में कर देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। BP ड्रॉप है, पल्स रेट बढ़ी हुई है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, इसमें क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। क्लियर है। ये क्वेश्चन तो आपको डिटेल में मिल गए, 60 क्वेश्चन मानकर चलो। अब जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड पूरा पेपर था, अब इनके हम ज़्यादा ढूंढ नहीं पाए तो हमने इस तरह से आपको टेबल में दे दिया। देखिए आगे तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राईहेक्सीपेनिडेट, क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्टाइल एग्नोसिया, विड्रोल सिम्पटम एल्कोहलिज्म, अर्ली साइन ऑफ डेमेंशिया। इस तरह आप पढ़ सकते हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, किस पॉइंट टॉपिक से साइकेट्रिक से कम 30-40 क्वेश्चन आए थे, 40-50 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे। पूरा हमने ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट से कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं नॉर्थ स्टेट वाले एग्जाम्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आए तो टोटल लगभग हमने कोशिश की 103, सॉरी आगे और इसमें यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे है पूरे क्वेश्चन जो जिससे रिलेटेड लेवल पूछे हुए हैं क्वेश्चन वो मेमोरी बेस्ड डाला हुआ है, और इससे आगे लगभग 155 क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है कि 30 to 35 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम साइकेट्रिक नर्सिंग एंड साइकेट्रिक मेडिसिन। अब पिछली बार तो साइकेट्री का वेटेज ज़्यादा था, इस बार किसका वेटेज ज़्यादा होगा अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली एम्स से कब हर बार अपना पेपर का पैटर्न चेंज करता है, फिर भी आशा करता हूँ कि ज़्यादातर फंडामेंटल और एमएसएन से पेपर आएगा। एनक्लेक्स बेस्ड पेपर रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको एनक्लेक्स और लॉन्ग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं वापस आपको टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में बता देता हूँ। देखो आपके प्रायोरिटी बेस्ड एनक्लेक्स बेस्ड सब क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। 5000 क्वेश्चन है, पूरा नॉर्थ स्टेट के सिलेबस के हिसाब से बनाई हुई है, नॉर्थ स्टेट चैंपियन नाम से। आप हमारी वेबसाइट www.missionarynursing.com पर जाकर परचेज कर सकते हो, या फिर भी कोई डाउट हो परेशानी हो तो आप इन नंबरों पर, जो ये नंबर दिए हुए हैं, नंबर पर आप हमारे को मैसेज कर सकते हो ताकि हम आपको ज्वाइन करवा दें। इस टेस्ट सीरीज के अलावा भी एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है जो मैंने अभी बताई थी, इसमें देखो नॉर्थ स्टेट चित्रावली, जिसमें 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं, 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आज ही आप जाकर वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन मजबूत कर सकते हो। ये बुक जिसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुका, ओल्ड पेपर्स की बुक है, इसमें 120 से ज़्यादा पेपर्स है, एम्स के पुराने सभी पेपर्स है। आप आज ही अमेजन फ्लिपकार्ट से जाकर बाई कर सकते हैं, बहुत ही 650 रुपये में वहाँ पर मिल रही है। हमारे से परचेज करवाते हो तो कुछ ये इसकी और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि और जैसे पीजीआई, जिपमर, ईएसआईसी, आरआरबी जो भी आएंगे सब एग्जाम के लिए, क्योंकि उनके सबके पुराने पेपर सॉलिड पेपर है, सबको सॉल्व किया हुआ है। 50 से 60% क्वेश्चन है जो विथ रेशनल है।
ठीक है। अब इसके अलावा आप ये कॉम्बो प्लान भी आप मंगा सकते हो। आगे की जैसे कि भी नोट सेट चल रहा है और आगे भी और SIC वैकेंसी आने वाली है, DSSB PGI जीप में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आप ये ऑर्डर करवा के मंगवा सकते हो। ये पूरा कॉम्बो प्लान है, थ्योरी है इसमें कंप्लीट सभी ओल्ड नर्सिंग सब्जेक्ट की। मिशन परिचारिका में, मिशन ओल्ड पेपर में 15,000 MCQs है, 120 से ज़्यादा पुराने पेपर है। और मिशन नॉन टेक में मैथ रीजनिंग जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन है, बिल्कुल शॉर्ट गाइड है। ये आपको भी ऑफर प्राइस में 1700 रुपये मिलेगी। तो आप अभी इन नंबरों पर मैसेज करके मंगवा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और नया पेपर और लेकर आऊँगा दिल्ली एम्स का ही, जिसमें आपके नोट सेट 2021 की अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exams? Problem solved. मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। Mission Non-Tech, a short guide for all non-tech subjects like maths, reasoning, GK, computer and general science. ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart से। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart।